हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है स्कोलियोसिस। अगर आप अपने क्लिनिकल एस्पेक्ट से देखें, एग्जाम में वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिटन के हिसाब से देखें, जिस भी तरह से, इफ़ यू आर अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट तो आपको ये स्कोलियोसिस तो पता होना चाहिए। अच्छा, स्कोलियोसिस इज बेसिकली डिफाइंड एज लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। ये तो आप सबको ही पता होगा, ठीक है। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, ठीक है। अब यूजुअली ये जो लेटरल कर्वेचर है, यानी आपके पास एक तो नॉर्मल, फॉर एग्जांपल कि ये स्पाइन आ रही है, ठीक है, तो इसके अंदर स्कोलियोसिस के अंदर एक लेटरल कर्वेचर आ जाता है, यानी ये आपकी स्पाइन जो है ना वो बेंड कर जाती है। अब ज़्यादातर ये थोरेसिक और लंबर जो रीजन है ना वहाँ पे होता है, ठीक हो गया। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब स्कोलियोसिस दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस और एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। जो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है ना ये बेसिकली इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल है। अब ये क्यों इरिवर्सिबल है? क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड रोटेशन ऑफ वर्टिब्रा होती है, फिक्स्ड रोटेशन ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि वर्टिब्रा बेसिकली जब उसके अंदर एक फिक्स्ड रोटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से आपके पास इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस आता है, ठीक हो गया। अब ये आपने याद रखना है कि ये जो वर्टेब्रल बॉडीज की रोटेशन होती है ना, ठीक है, ये उस कर्व की कन्वेक्सिटी की साइड के ऊपर होती है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस के अंदर फिक्स रोटेशन ऑफ वर्टिब्रा होता है और इसी वजह से क्योंकि ये फिक्स रोटेशन है तो इट विल बी इरिवर्सिबल, और ये जो रोटेशन है ये टुवर्ड्स द कन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व है। अब इस वर्टिब्रा की रोटेशन के अलावा आपके पास जो रिब्स हैं उनके अंदर भी रोटेशन होती है। अब रिब्स के अंदर रोटेशन ऐसी होती है कि उस पर्सन के अंदर जिसके अंदर स्कोलियोसिस डेवलप हुआ है उसको अगर आप पोस्टीरियरली देखेंगे तो आपके पास रिब्स की प्रोमिनेंस जो है वो होगी स्पाइन की कन्वेक्सिटी की साइड पे, ठीक है। और अगर आप उसको एंटीरियरली देखेंगे तो उस वक्त उसकी रिब्स की प्रोमिनेंस होगी कनकेविटी वाली साइड पे, ठीक है। और इसी तरह से अगर वो पर्सन फॉरवर्ड बेंड करेगा, ठीक है, तो उस वक्त भी आपको उसके अंदर एक रिब हम्प नजर आता है, पोस्टीरियर रिब हम्प नजर आता है, ठीक है। अच्छा, समराइज कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस के अंदर पहली बात ये है कि आपने ये कहा कि इसके अंदर वर्टिब्रा की फिक्स रोटेशन होती है और ये वर्टिब्रा की फिक्स रोटेशन टुवर्ड्स द साइड ऑफ कन्वेक्सिटी होती है, इसी वजह से ये इरिवर्सिबल है। दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर अलॉन्ग विद द वर्टिब्रा इसके अंदर रिब्स भी रोटेट करते हैं। अब रिब्स रोटेशन होती है तो इसकी वजह से जब वो पर्सन, उसको आप अगर पोस्टीरियरली देखेंगे तो रिब्स पोस्टीरियरली उनकी जो क्या कहते हैं जो प्रोमिनेंस है वो कन्वेक्सिटी वाली साइड के ऊपर होगी, और एंटीरियरली अगर आप देखेंगे तो उसकी जो प्रोमिनेंस है वो कनकेविटी वाली साइड के ऊपर होगी। तीसरी बात ये आ जाती है कि अगर वो इंसान फॉरवर्ड बेंड करता है तो उसके अंदर रिब हम्प होता है पोस्टीरियरली, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस बेसिकली रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली ये होता है, यानी रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर वो इंसान फॉरवर्ड बेंडिंग करता है या साइड बेंडिंग करता है, ठीक है, और या कोई पोजीशनल चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो सुपाइन लाइन लेट जाता है, ठीक है, और अपने पेल्विस की करेक्शन जो है उसकी वो रीअलाइन हो जाता है उसका पेल्विस, तो उससे ये जो डिफरेंस आ रहा होता है ना वो खत्म हो जाता है। आमतौर पे वो लोग जिनके अंदर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है उनके अंदर नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है। सो अगर आप उसकी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी को ठीक करेंगे तो उसका स्कोलियोसिस भी ठीक हो जाएगा। इसी वजह से हम इसको रिवर्सिबल स्कोलियोसिस कहते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशंस है। फॉर एग्जांपल अगर वो इंसान फॉरवर्ड बेंड करता है, साइड बेंडिंग करता है, पोजीशन चेंज करता है, फॉर एग्जांपल कि वो सुपाइन लाइन पोजीशन जाता है, तो या उसके अंदर लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी और आप उसको अगर ठीक करते हैं तो उसका स्कोलियोसिस भी ठीक हो जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके टाइप्स। नेक्स्ट ये आपने ये देखना है कि इसके अंदर जो पीटी मैनेजमेंट है ना वो इसके अंदर ये बात समझनी है कि आपको ये पता है कि ये फॉर एग्जांपल कि लेटरल ये स्पाइन कैसे कर्वेचर आया है। अब जिस साइड के ऊपर, यानी इस साइड पे
यानी ये उसकी राइट साइड है पर्सन की, ये उसकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब ये जो वो पर्सन है, अब आप राइट साइड के ऊपर वो बेंड होगा, यानी राइट साइड की जो उसकी लेग है ना, उसके ऊपर उसने अपना पूरा वजन डाला हुआ है, और उसकी ये जो स्पाइन है ना, ये लेफ्ट साइड के ऊपर बेंड की हुई है। इस केस सिनेरियो के अंदर अब ये आपके पास कन्वेक्स साइड है, ठीक है, और ये आपके पास कनकेव साइड है। स्कोलियोसिस के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि कनकेव साइड के जो मसल्स होते हैं ना, उनकी मोबिलिटी कम होती है, यानी वो मसल्स टाइट होते हैं, ठीक है। और जो कन्वेक्स साइड के मसल्स होते हैं ना, ये मसल्स वीक होते हैं। यही टोटल इसका प्लान है कि जाहिर सी बात है, जो टाइट मसल्स हैं उनका आप स्ट्रेचिंग करा देते हैं, ठीक है, और टाइट मसल्स कौन सी वाली साइड पे हैं, कनकेव साइड पे हैं। और जो आपके पास वीक मसल्स हैं जो कि कन्वेक्स साइड के ऊपर, उनकी आप क्या करा देंगे, स्ट्रेंथनिंग करा देंगे, ठीक है। इसी तरह से लोअर लिम्ब के अंदर है कि जो उसकी स्टैंस लेग है, उस साइड के जो एडक्टर्स होते हैं वो बेसिकली टाइट होते हैं, ठीक है। तो टाइट होते हैं तो इनकी आपने प्लान के अंदर स्ट्रेचिंग करानी होती है, और जो इसके एबडक्टर्स होते हैं वो बेसिकली वीक होते हैं। सो अगर वो वीक होते हैं तो उनकी आपने स्ट्रेंथनिंग करा देनी है। ये हो गए आपके मसल ग्रुप। पीटी मैनेजमेंट के अंदर या वैसे भी अगर स्कोलियोसिस से के बारे में आपको कोई पूछता है, तो व्हेन इट कम्स टू मसल, तो आपने ये बताना कि कनकेव साइड के ऊपर जो मसल्स होते हैं वो टाइट होते हैं। सो उन टाइट मसल्स की आपने स्ट्रेचिंग करानी है। वो स्ट्रेचिंग कैसी होती है कि पर्सन को कहेंगे कि ऑपोजिट साइड के ऊपर बेंड करे, जिसको हम कहते हैं कि लैटरल बेंडिंग करे, ठीक है। अगर वो लैटरल बेंडिंग करेगा ना, तो उसके अंदर ये वाली साइड के मसल की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपने ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपने ये लिखना है कि जो कन्वेक्स साइड है, उस साइड के मसल्स वीक हैं, सो उन मसल्स की आप स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। तीसरी बात आपने ये लिखनी है कि जो स्टैंस लेग है उसके, यानी जो बेसिकली लॉन्ग लेंथ लॉन्ग लेग है, क्योंकि लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, तो उस साइड की जो स्टैंस लेग, यानी जिस साइड के ऊपर उसने कह लेंगे, जिस साइड के ऊपर वो पर्सन बेंड है, यानी राइट साइड के ऊपर बेंड है, तो जो राइट लेग है उसके जो एडक्टर्स होते हैं वो टाइट होते हैं, उनकी आपने स्ट्रेचिंग करा देनी है। और एबडक्टर्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग करा देनी है। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके अलावा आपने ये आपने इस स्ट्रेचिंग के अंदर आपने लेटरल बेंडिंग जरूर बतानी है। और इसके अलावा आप साथ ये लिख देंगे चौथी बात, कि आपने जो है उसके अंदर पोस्चरल करेक्शन करानी है। जाहिर सी बात है, इसको करेक्ट करना है ना आपने, इस सुपाइन को, ये टेढ़ी जो हुई है, इसको आपने ऐसे सीधा करना है, ठीक है। तो इसके लिए पोस्चरल करेक्शन के लिए आप जो है वो ब्रेसिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पांचवी चीज ये आ जाती है कि स्ट्राइड सिटिंग पेशेंट को जो है वो कह सकते हैं आप, ठीक है। 6 पॉइंट ये आ जाता है कि आप पेशेंट के अंदर हैंगिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, क्योंकि हैंगिंग की वजह से जब उसका सारा वेट उसके अपर लिम्ब के ऊपर होता है तो ये स्पाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है, ठीक है। 7th पॉइंट आप इसके अंदर ये लिखेंगे कि आप इसके अंदर जो है वो मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो 8th पॉइंट है वो ये है कि हमने ये बात की थी कि स्कोलियोसिस के अंदर ना सिर्फ वर्टिब्रा की रोटेशन हो रही है बल्कि रिब्स की भी हो रही है। सो जब एडवांस्ड स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है, एडवांस स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है, तो उसके अंदर बेसिकली जो रिब्स की एक्सपेंशन है वो कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि रिब्स के अंदर रोटेशन हो रही है। तो जब रिब्स की एक्सपेंशन कम हो जाती है तो पेशेंट के अंदर कार्डियोपल्मोनरी इंपेयरमेंट्स आती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ जाती है। सो आपने स्कोलियोसिस के पेशेंट के अंदर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है ना, ये भी जरूर करवानी होती है, ठीक है। ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप इसलिए कराएंगे क्योंकि एडवांस्ड स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस के अंदर पेशेंट की जो रिब्स एक्सपेंशन है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से कार्डियोपल्मोनरी प्रॉब्लम्स आते हैं, सो उसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो अगर हम इसको समराइज करें सारे ट्रीटमेंट प्लान को, तो पहला पॉइंट ये था कि आपने जो कनकेविटी वाली साइड के मसल्स होते हैं वो टाइट होते हैं, तो उनकी आपने स्ट्रेचिंग करा देनी है, उसके लिए आपने लैटरल बेंडिंग करानी है। कन्वेक्सिटी वाली साइड के मसल जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो उनकी आपने स्ट्रेंथनिंग करानी है। एडक्टर्स जो हैं वो आपके हिप के वो टाइट होते हैं, तो उनकी स्ट्रेचिंग। एबडक्टर्स वीक होते हैं तो स्ट्रेंथनिंग। ऑपोजिट साइड की जो लेग है उसके लिए उल्टा होता है। इसके अलावा पोस्चरल ट्रेनिंग के लिए आप ब्रेसिंग वगैरह करा सकते हैं, स्ट्राइड सिटिंग कराते हैं, हैंगिंग एक्सरसाइजेस, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन कराना है, क्योंकि एडवांस्ड स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस के अंदर पेशेंट की रिब्स की एक्सपेंशन कम हो जाती है, तो उसकी वजह से कार्डियोपल्मोनरी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी है। स्कोलियोसिस में से अगर आप में से कोई क्वेश्चन आएगा, रिटर्न में आता है, तो वो आएगा कि स्कोलियोसिस क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसका पीटी मैनेजमेंट प्लान लिखें।
वाइवा के अंदर भी पूछता है, वो पूछ लेता है जी स्कोलियोसिस क्या, स्ट्रक्चरल क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चरल क्या होता है। नॉन स्ट्रक्चरल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल क्या है, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट अगर फॉरवर्ड बेंड करता है, साइड बेंड करता है, या पेशेंट के अंदर जो है वो उसकी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी ठीक होती है, तो वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक एमसीक्यू पॉइंट आता होता है, एक एमसीक्यू आता है कि जो आपकी नर्व रूट इरिटेशन है ना, वो किस साइड के ऊपर होती है। तो नर्व रूट इरिटेशन बेसिकली जो स्पाइन की कनकेविटी वाली साइड होती है ना, उस साइड के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये भी आपने एक पॉइंट याद रख लेना है, ठीक हो गई बात। तो सिर्फ आप अगर इन चीज़ों को भी अगर ध्यान से कर लेंगे और इनको एज इट इज़ आपने याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये वाइवा